आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए इसके पहले वाले क्लास में हमने जो डिस्कस किया क्या उसमें कोई डाउट था किसी को? पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर क्या वेट होगा, है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी वेट हो धरती पर, है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा वेट उस ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर? मून के ऊपर। ठीक है ना। उसके लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना, ताकि आपको पता चले कि न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे लागू करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो कोई डाउट था उसमें? कोई समस्या नहीं ना। चलिए, तो आज का हमारा बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो, प्रेशर वर्ड बड़ा सुना सुना सा लग रहा है ना, लेकिन आपके लिए एक नया सा वर्ड यहाँ पे क्या है? थ्रस्ट। ठीक ना, लेकिन है बड़ा समझना दोनों को आसान। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आज समझेंगे उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हर एक चीज़ों को, और इससे भी रिलेटेड आज हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आखिर जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसका क्या रोल है ना, क्या मतलब हुआ उसका, क्या मतलब है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहला थ्रस्ट और प्रेशर है, तो दोनों के मतलब को ही पहले समझ लेते हैं हम लोग। थ्रस्ट किसको कहेंगे और प्रेशर किसको कहेंगे? पहला थ्रस्ट है, देखिए दी फोर्स। अच्छा, यहाँ पे पहले ही आ गया फोर्स, मतलब ये थ्रस्ट क्या होगा? एक फोर्स होगा, है ना। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। बड़ा सिंपल सी बात है, मतलब ये हो गया कि कोई सरफेस रखा हुआ है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ एक सरफेस हुआ, ये ऊपर वाला सरफेस हुआ। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? इस मार्कर के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब कि बिल्कुल सीधा, यानी कि नहीं, सेंटर नहीं कह सकते हो, सेंटर नहीं। अब जैसे मेरे हाथ का ये सेंटर हुआ यहाँ पे, तो क्या केवल यहीं पे सेंटर में लगाएंगे तभी वो थ्रस्ट कहलाएगा? नहीं, यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी हमारा वो थ्रस्ट ही कहलाएगा। लेकिन शर्त ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब आप फोर्स लगाएं वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब कि बिल्कुल सीधा। तो ऑब्वियस ही बात है कि यदि आपने यहाँ पे इस प्रकार से फोर्स लगाया तो मेरे हिसाब से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, बन रहा होगा, बताओ जल्दी। तो मतलब ये हो गया। अच्छा चलो एक डायग्राम भी बना देते हैं। सपोज ये आपका एक सरफेस है, मान लो सरफेस है ना, इसके ऊपर हम ये फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या ये तो मैथ में हम लोग भरपूर पढ़े हुए हैं, कूट कूट के पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। तो थ्रस्ट किसको कहेंगे हम लोग? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया जाए वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, तब उसी को हम लोग कहेंगे थ्रस्ट। सिंपल सी बात, मतलब क्या? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, लेकिन कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। सिंपल, ठीक है। आगे प्रेशर क्या है? द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि ये जो थ्रस्ट है ऊपर वाला, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, आप किस पे लगाइए? सरफेस पे तो लगाइए ही लगाइए, लेकिन कितना एरिया पर? यूनिट एरिया पर। और यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब 1। आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि अच्छा अब दूसरी बात, एरिया हमारा किस में होता है हमेशा? यूनिट क्या एरिया का? मीटर स्क्वायर। जब भी हम लोग मैथ में एरिया निकालते हैं तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, हालांकि उसका होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन छोटा सा यूनिट देखें तो क्या हुआ? छोटा वाला यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा यूनिट देखें तो किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन उसका परफेक्ट जो यूनिट है एरिया का वो क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो यूनिट एरिया कहा गया इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यूनिट का मतलब क्या? 1। और एरिया का यूनिट क्या होता है भाई? यानी कि एरिया को हम लोग हमेशा किस में निकालते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो इस यूनिट एरिया का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इसका मतलब हुआ यूनिट एरिया का। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जब भी आप
थ्रस्ट लगाएं, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, वो थ्रस्ट कहला गया, ठीक है। लेकिन यदि आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर यदि थ्रस्ट लगा रहे हैं ना, तो वो आपका कहलाएगा प्रेशर। सिंपल सी बात, 1 ही मीटर स्क्वायर पे होना चाहिए, नहीं उसके ज़्यादा भी लगाएंगे, लेकिन प्रेशर का डेफिनेशन ये है, हालांकि अब क्या हमेशा आप 1 ही मीटर स्क्वायर पे फोर्स लगाएंगे नहीं, कभी बेसी होगा कभी कम होगा, लेकिन एक डेफिनेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, 1 मीटर स्क्वायर लिया, है ना, क्योंकि डेफिनेशन में देखो क्या खास एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पे यदि आप थ्रस्ट को लगा रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, उसी को कहेंगे हम लोग प्रेशर। सिंपल सी बात, कोई समस्या? अब तो थ्रस्ट और प्रेशर में कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आया है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे थ्रस्ट का आपने यहाँ पे देखा, प्रेशर का देख लो, है ना। चलो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और यहाँ पे जो है इतना दूर का बस एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, बस इतना ही दूर का एरिया जो बिंदी हमने यहाँ पे दिया वो 1 मीटर स्क्वायर है एरिया उसका, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपना फोर्स लगा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत? तो ये आपका कहलाएगा प्रेशर, ये कहलाएगा आपका थ्रस्ट। चलिए अब बताइए, कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दीजिए। ये हो गया आपका थ्रस्ट और ये हो गया आपका प्रेशर। तो बड़ा सिंपल है दोनों टर्म। थ्रस्ट का मतलब ये हो गया कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो उसको कहेंगे थ्रस्ट, और जब भी हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा दें तो वो हमारा कहला जाएगा प्रेशर। बस ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नहीं देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब आपने मैथ में क्या पढ़ा है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी कि यदि ये सरफेस है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर एकदम सीधा होना चाहिए, तभी जाकर वो थ्रस्ट कहलाएगा, ठीक ना। तो ये आपका थ्रस्ट का नहीं हुआ, ये भी थ्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये थ्रस्ट है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें दोनों डेफिनेशन में? क्योंकि यदि डाउट रहा तो फिर पूरे टॉपिक में डाउट ही रह जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है ना, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। प्रेशर का फॉर्मूला ना आप प्रेशर के डेफिनेशन से ही क्रिएट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो तो, प्रेशर क्या होता है, द थ्रस्ट यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, यानी कि थ्रस्ट लगाएंगे हम लोग एक यूनिट एरिया पे, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, वही हमारा प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो तो आपका प्रेशर के डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि नहीं? आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं? थ्रस्ट लगाइए किसके ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, यानी कि यूनिट एरिया पर, तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, प्रेशर बराबर थ्रस्ट बाय एरिया। कोई दिक्कत? तो ये कितना एरिया होना चाहिए फॉर्मूला के तहत, यानी कि प्रेशर के डेफिनेशन के तहत यहाँ पे एरिया जो है आपका वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला, है ना। अब आप मेरे हिसाब से अब आप खुद बता देंगे, क्यों? क्योंकि आपने भरपूर पढ़ा है इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए ध्यान से, अच्छा चलो कुछ देर के लिए हम यहाँ पे छुपा दे रहे हैं, यहाँ पे नजर मत डालना, ठीक है। तो अब जरा आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा। प्रेशर का एसआई यूनिट कुछ देर के लिए नजर मत डालिएगा, ठीक है, ईमानदारी के तहत। हम चाहते हैं कि आप बिना देखे इसको बताएं कि देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या, थ्रस्ट बाई एरिया, और थ्रस्ट बेसिकली क्या है आपका, एक फोर्स है, और एरिया तो आपको मालूम है फोर्स का न्यूटन होगा, वेरी गुड, और इसका मीटर स्क्वायर। तो पूरा बताओ अब एक बार में, वेरी गुड, हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आपने किया? क्योंकि ये जो थ्रस्ट है ये बेसिकली क्या है आपका, फोर्स ही तो है, बस परपेंडिकुलर फोर्स है ना। तो थ्रस्ट है भाई, तो मतलब क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट आपको मालूम है क्या होता है, न्यूटन।
है कि नहीं? और एरिया का यूनिट क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर। तो क्या बना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? इसको और कैसे लिख सकते हैं आप? इसको और आप न्यूटन मीटर इस प्रकार से, क्या बात समझ में आ रही है? हो गया, बात खत्म। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ है लिखा हुआ। तो थ्रस्ट यानी कि थ्रस्ट बेसिकली क्या आपका फोर्स है, उसका यूनिट होता है आपका न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से प्रेशर का ऐसा यूनिट बन गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हमने आपको लिखने के लिए बताया है हर बार, है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन आगे साइन माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हुआ? क्यों माइनस का हुआ? क्योंकि मीटर स्क्वायर को हमने ऊपर भेज दिया, ये भी डिवाइड में था, ऊपर भेज दिया मल्टीप्लाई में। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना? चलो, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया यहाँ तक? आगे, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, यानी कि कैपिटल P छोटा a। प्रेशर के SI यूनिट को हम लोग कभी कभी ना पास्कल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, सुन ध्यान से, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था क्या साइंटिस्ट का नाम है? एक मिनट, हम भूल रहे हैं साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट का नाम है आपका ब्लेस पास्कल, BLAISE पास्कल, ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं के नाम के ऊपर ये पास्कल रखा गया है ना? तो हो सकता है कि प्रेशर का जो SI यूनिट है खोजने में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग इनके नाम पे ही इनके SI यूनिट को हम लोगों ने डाल दिया। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब SI यूनिट पूछेगा प्रेशर का तो कौन सा बताएंगे? हाँ कौन सा बताएंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर वाला बताएंगे या फिर पास्कल वाला बताएंगे? आप दोनों बता सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन दोनों में से कोई एक भी बताते हैं तो ठीक है। तो आप प्रेशर का ऐसा यूनिट चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो PA लिख सकते हैं, है ना? तो पास्कल पूरा नहीं लिखना है, इसके लिए कैपिटल P और स्मॉल a लिखना है, P और A, ठीक है? तो दोनों होता है हमारा यूनिट, किसका? प्रेशर का। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए, आपके ऊपर चॉइस है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब समझना इस बात को, यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, समझ में भी आ रहा था हर एक चीज, है ना? ये तो कोई भी समझ लेता, इतना दूर तक लिखा हुआ है समझ लेता। लेकिन अब हमारा प्रेशर देखो, थ्रस्ट प्रेशर सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको समझ गए ना तो बहुत अच्छी बात है तो पूरा कंफ्यूजन लगेगा इसमें, कंफ्यूज ही रहोगे इसमें। लेकिन अब सुनना ध्यान से, यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना, बड़ा सिंपल सा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बात कह रहा है। अभी समझाएंगे इसको हम। क्या लिखा हुआ देखो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर। इनवर्स रिलेशन का मतलब हमने आपको क्या बताया बार बार? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल किस प्रकार का? दो प्रकार का, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली। तो यहाँ पे कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है किसके किसके बीच में? एरिया और प्रेशर के बीच में, ठीक है ना? अब हम आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए ध्यान से, है ना? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको ना आप ये भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, P बराबर F/A। कहाँ पे? नहीं, ये इसको हम लोगों ने बस यहाँ पे छोटे रूप में लिख दिया। प्रेशर के लिए P, फोर्स के लिए F, एरिया के लिए A। P इज इक्वल टू F/A, ठीक है? तो दिक्कत नहीं ना, बड़ा आसान था। अब लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ कहा गया है कि प्रेशर और एरिया में यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, और आपको मालूम है इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? दो चीज होता है, पहली बात तो दो चीज होगा, कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा, या फिर दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसा ही होता है ना इनवर्स में। और डायरेक्टली में कैसा होता है? या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों घटेगा। लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है एरिया और प्रेशर में। इसका मतलब ये हो गया कि यदि एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, या फिर प्रेशर घटेगा तो एरिया आपका बढ़ेगा। मतलब समझना दोबारा, एरिया घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर प्रेशर बढ़ जाएगा तो एरिया घट जाएगा। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। समझने का तो समझ गए, लेकिन अब इसको लागू कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ से इसको थोड़ा सा जोड़ के देखो, बड़ा मजा आएगा।
है ना। अब देखो ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, हम आपके एक बुक का ही आपके एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। आपका बुक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 करके। देखो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है ना। ये एक बच्चा इसमें क्या कर रहा है ना, एक नोटिस है जो कि नोटिस बोर्ड पे वो साट रहा है ना। और वो क्या कर रहा है, छोटा सा पिन ले रहा है, उसको अपने हाथ से इजीली ऐसे दबा के ही उसको वहां पे साट दे रहा है, यानी कि वहां पे उसको टांग दे रहा है। नोटिस बोर्ड है बेसिकली आपका, ये एक टाइम्स लिखा हुआ है, उसको वो ऐसे प्रेस कर रहा है अपने उंगली से उस कील को, है ना। ये क्या बता रहा है, अब जरा सोचो यहाँ पे ध्यान से। कील तो बहुत छोटा सा है ना, यानी कि कील के ऊपर जो हमारा एरिया लगेगा, जैसे मान लो सपोज, जैसे यदि हम बता, चलो इसी को मान लो, जैसे ये मेरा हाथ है ना, और ये कील है हमारा, है ना। तो कील के ऊपर का जो एरिया है वो उतना ही एरिया हमारे हाथ पे लेगा ना, क्या पूरा इसे छेक लेगा? नहीं, यानी कि यदि हम इस कील को ठोकने वाले हैं तो कील का ये जो एरिया है वो, चलो ठीक है, ये है हमारा, चलो मान लो ऐसे कर लें, चलो ठीक है। इधर से हम लोग इसको ठोकेंगे तो इधर से हम लोग प्रेस करेंगे ना, इधर से प्रेस करेंगे तो बताओ ये इतना ही एरिया हमारे हाथ पे छेकेगा ना। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है इस कील का, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसी के वजह से ये जो इसमें एक बच्चा दिख रहा है, ये इजिली अपने उंगली से ही उसको इजिली प्रेस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कील का जो एरिया है वो छोटा है। अब जब एरिया छोटा है तो ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा प्रेशर। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन यहाँ पर है। एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल बताएंगे, आपके बुक का ही लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका चाकू कितना शार्प होता है, क्यों शार्प है उतना, अब बताते हैं चाकू कैसे काम करता है ना। कोई भी आदमी यदि बोलेगा कि चाकू इतना धारदार क्यों होता है ना, किसी चीज को यदि हम लोग चाकू से काटते हैं, सब्जी को काटते हैं तो उतना जल्दी क्यों कट जाता है, कोई भी आदमी बताएगा क्योंकि उसमें धार ज्यादा है, शार्प वो ज्यादा है। लेकिन वो बात नहीं है, बात यहाँ पे फिजिक्स का लागू होता है। बात यह है कि चाकू का जो एरिया होता है ना, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो चाकू हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए ध्यान से। सपोज करो ये चाकू है ना। तो चाकू का ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये नीचे वाला, वो कितना धारदार होता है ना। यानी कि इसका जो एरिया है वो क्या है, बहुत ही कम है ना। बात समझ में आ रही है? उसका एरिया नीचे का बहुत ही कम है, और इतना कम है तो अब जब पहले ये बताओ कि एरिया कम है तो ज्यादा क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो इसी के वजह से चाकू का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, वो बहुत ही धारदार होता है, क्योंकि उसका एरिया हमको कम करना पड़ता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसी के वजह से हम लोग किसी चीज को आसानी से भी यदि काटना चाहे ना, कट जाता है, ठीक है। अब और बताते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारे पास और है, एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, कभी आप मूवी में या फिर आप लोग कभी भी बर्फीला वाला जगह पर जाकर स्केटिंग किए हैं? नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम भी नहीं किया है। लेकिन मूवी में आप इस चीज को जरूर देखे होंगे कि जो आदमी बर्फ पे चलता है उसका जो जूता होता है ना, वो थोड़ा सा, उसका जूता का जो नीचे वाला जो फुट होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। हाँ, आइस हॉकी में भी। मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मली हम लोग घर में जूता पहनते हैं ना, उसका नीचे वाला कितना होता है, जितना हमारा पैर है उतना ही होता है। लेकिन जो आदमी बर्फ के ऊपर चलता है ना, उसके जूता में आप ये चीज गौर करेंगे, सोल जो उसका नीचे वाला होता है उसमें आप ये गौर करेंगे, उसका थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा भी होता है और चौड़ा भी होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो, यदि वो नॉर्मल जूता पहनकर बर्फ पर गया तो उसके जूता का एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसके वजह से हो सकता है कि वो नीचे बर्फ में धंस जाए, है ना। लेकिन जब आदमी बर्फ पे जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप जूता क्या पहने, स्पेशल
जो कि वहां पे मिलता है, जिसका कि चौला होता है थोड़ा सा नीचे। कौन सा? हाँ बताएंगे अभी, वही वो भी बताएंगे, ठीक ना। तो उसको जूता ये वाला क्यों रिकमेंड किया जाता है? ताकि उसके पैर का जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब बताओ, जब एरिया बढ़ेगा तो क्या घटेगा? प्रेशर घटेगा। दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, एक घटेगा दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ऐसा चलता है। तो इसीलिए आप हमेशा टीवी में भी, यदि मूवी में भी आप देखेंगे तो गौर करेंगे इस चीज को कि जो आदमी बर्फ पे चल रहा होता है उसका जो जूता होता है थोड़ा सा चौड़ा और लंबा होता है, ताकि जो उसका एरिया है वो बढ़ जाए। और जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बर्फ पे क्या लगेगा? कम लगेगा, जिसके वजह से वो इजीली बर्फ में धंस नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसका फिर से एग्जाम्पल हमारा सबसे बेहतरीन वाला है, ऊंट वाला, कैमल वाला। क्या कभी भी आप कैमल के पैर को आपने कभी गौर किया है? कैमल का जो पैर होता है, सुनो पहले ध्यान से, पैर का जो ऊंट का जो पैर होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। क्यों होता है भाई? क्यों बताओ? क्योंकि देखो बालू है, और कभी भी आप यदि खाली पैर बालू में चलेंगे तो वो आपको क्या करता है? प्रेशर ज्यादा लगता है, यानी कि आपका पैर पीछे खींचता है ना। लेकिन ऊंट का स्पेशल ऐसा नेचर के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उनका जो ज्यादा रहन सहन होता है वो बालू पे ही होता है ना, ताकि उनको वो अच्छी तरीके से चल पाए, उनको प्रेशर ज्यादा ना लगाना पड़े। इसी के वजह से उसका जो पैर होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है और लंबा भी होता है ना, यानी कि फ्लैट होता है। आप समझ रहे हैं? फ्लैट होता है। अब जब फ्लैट है मतलब कि उसके पैर का एरिया क्या है? ज्यादा है, तो बालू पे कम क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। इसी की वजह से ऊंट जो है रेगिस्तान में इजली अपना चल लेता है। ठीक है, और एग्जांपल दें? चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए, अच्छा वो सुई का जो नोक होता है उसका एरिया कितना छोटा है? बहुत छोटा है। सिलने वाला ले लो, है ना, एरिया कितना छोटा होता है उसका नोक का? बहुत छोटा है ना। तो जब उसको हम लोग किसी चीज में प्रेस करते हैं तो जल्दी प्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है तो ज्यादा क्या होगा? प्रेशर। तो ये बात केवल और केवल लिखने में और कहने में बड़ा आसान था, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एरिया और प्रेशर का बात होगा इसमें इनवर्स रिलेशन का बात ऑटोमेटिक होगा हमारा, है ना। प्रेशर ज्यादा है तो कम क्या होगा? एरिया। या फिर एरिया ज्यादा है तो कम क्या होगा? प्रेशर। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको बताएंगे हम। देखिए, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। मतलब क्या है? समझ में नहीं आया होगा, है ना। एक दो टॉपिक यहाँ पे और लिखा हुआ पॉइंट, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार में पूरा समझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया। अच्छा ये तो समझ में आएगा बिल्कुल। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया, एरिया क्या है? लार्ज है, बड़ा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल फोर्स। ये तो बात समझ में आया? सॉरी प्रेशर, यानी कि एरिया। इस वाले पॉइंट को देखो ध्यान से, इसमें समझाएंगे, ऊपर वाले को समझाएंगे, नीचे वाला तो समझ में आ जाएगा बड़ा आसानी से। इसमें क्या है? एरिया क्या है? लार्जर है, यानी कि बड़ा क्या है? ज्यादा क्या है? एरिया। तो कम क्या होगा? प्रेशर। वही बात इसमें लिखा हुआ था, इसमें वही लिखा हुआ है देखो। बट इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया, इसमें एरिया क्या है? कम है, तो ज्यादा क्या होगा? प्रेशर। वही लिखा हुआ होगा, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर। वही बात लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या कहता था? ये तीसरा वाला, सॉरी नीचे से तीसरा वाला, ये क्या कहता है? देखो समझना ध्यान से, समझ में आएगा। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लो कुछ देर के लिए मानो कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में हैं, ठीक ना, पूरा बालू वाला एरिया है और हम वहां पर हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा हमको, हम ऐसे चुपचाप खड़े हैं, ठीक ना, तो बालू में है, तो मेरा पैर ना नीचे धंसेगा। बोलो क्यों? क्योंकि मेरे पैर का एरिया कम है, एरिया कम है तो ज्यादा क्या लगेगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो मेरा पैर नीचे धंसेगा, है ना। लेकिन यदि हम उस बालू पर चुपचाप जाकर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं तो वहां पे हमारा जो है ना एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन कम क्या हो जाएगा? प्रेशर। तो क्या फिर भी हम बालू के अंदर जाएंगे? नहीं जा रहे होंगे। तो अब बताओ, मेरे बॉडी में जो फोर्स है वो तो सेम है ना,
यानी कि मेरे बॉडी के ऊपर जो पृथ्वी अपना फोर्स लगा रहा है वो तो सेम है, कभी घटेगा क्या? जैसे बैठ गए तो क्या फोर्स घट जाएगा, खड़े होंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो सेम रहता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रेशर का काम ये है, प्रेशर का काम ये है कि यदि आप खड़े हैं और आपके बॉडी में जो फोर्स है, यदि आप खड़े हैं तो आपके पैर का फिलहाल एरिया क्या है, कम है, जिसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। कारण ये होगा कि आप जमीन के नीचे धीरे 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 धंसते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप उस बालू पे बैठ जाते हैं या फिर आप उस बालू पे लेट जाते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से आप बालू के अंदर धंस नहीं पाएंगे, है ना। तो एक ही फोर्स है हमारे बॉडी में, वही फोर्स अलग अलग प्रेशर को क्रिएट कर रहा है कि नहीं? एक बार प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहा है तब जब हम लोग खड़े थे तब, और वही फोर्स एक बार प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है कम कब, जब हम लोग लेट गए, है ना। तो वही बात इसमें लिखा हुआ था कि सेम, आपसे पूछेगा भी ये चीज़, ऐसे पूछेगा, सुनना ध्यान से, कि क्या सेम फोर्स अलग अलग प्रेशर क्रिएट कर सकता है? तो जवाब होगा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वो वाला दे दीजिएगा कि जब हम लोग बालू पे खड़े रहेंगे उस समय पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, लेकिन फोर्स तो हमारा सेम है, कांस्टेंट है। लेकिन जब लेट गए या फिर बैठ गए तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया, और फोर्स तो सेम रहेगा, है कि नहीं? चलो, ये पूछेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए थे और हमने आपको बता भी दिया। चलो, अब इसमें कोई डाउट, बात समझ में आया? तो वही ये वाला पॉइंट को लेकर ये दोनों बात लिखा हुआ था हमारा कि जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात, वही रेगिस्तान वाला एग्जाम्पल है ना। अपने आप को कुछ देर के लिए रेगिस्तान में लेके चले जाना है और एग्जाम में यदि आए तो अपने ऊपर ही एग्जाम्पल को लिख देना है, बात खत्म, ठीक है। चलो, अब बताओ कि किसी भी प्रकार का थ्रस्ट और प्रेशर में कोई डाउट, समझ में आया हर चीज, ठीक है। तो अब यदि पूछ दे कि एरिया और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब क्या होगा, तो बता देंगे आप? सर अगर थ्रस्ट लग रहा है पूरी बॉडी पे 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, तो भी प्रेशर ही कहलाएगा इस तरह से? नहीं, वो तो फोर्स कहलाएगा, फोर्स यानी कि थ्रस्ट कहलाएगा। और प्रेशर तो ये वाला है ना हमारा, जब 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर आपका थ्रस्ट लगे या फिर फोर्स लगे तो उसको प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और उससे कम लगेगा तो उसको थ्रस्ट कहेंगे? नहीं, काम का बात नहीं है यहाँ पे बात है परपेंडिकुलर का, बात है परपेंडिकुलर का, समझ रहे बात को? मतलब कि यदि परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हैं तो सिंपली थ्रस्ट कहलाएगा, है ना। और यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा रहे हैं तो प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम न्यूमेरिकल्स में हमेशा आपको एरिया कुछ और मिलेगा, है ना, उसके लिए घबराना नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल्स आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट, जल्दी बोलो, नहीं ना? चलो, अच्छा, बहुत बार प्रेशर का ना ऐसा यूनिट पूछ लेता है डिराइव करने के लिए। डिराइव करके बताओ कि यदि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आया तो कैसे आया, यानी कि पूछेगा डिफाइन दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है। तो कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे? देखो, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगे, वो भी परपेंडिकुलर, तब हमारा कहलाएगा एसआई यूनिट, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कहलाएगा, और वही आपका एसआई यूनिट है। समझे बात को? मतलब कि यदि आपसे पूछे कि डिफाइन दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? ऐसे भी तो कर सकते हैं, we know that thrust is the force. लिखने का तरीका होता है ना, ऐसे कैसे लिख दोगे? लिखने का तरीका ये लिखोगे कि when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on 1 meter square area in perpendicular direction, then the SI unit of force will be Newton meter square. न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब क्या? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या इसके आगे कुछ है? नहीं है, तो 1 है। बात समझ रहे? चलिए, आप, हम तो कहेंगे इसको लिख लो, पूछ लिया जाता है बार बार, लिख लो, हम बता देते हैं, लिख लो, क्वेश्चन क्रिएट कर लो। चलो, नहीं तो एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला चालू कर देते हैं, है ना। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो चलिए आप इसको क्वेश्चन ही बना लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन है आपका, डिफाइन दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर।
क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए। डिफाइन द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। डिफाइन द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका आंसर क्या होगा बता रहे हैं, लिखिए ध्यान से, बोले। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसके बाद यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि आपने यहाँ पर SI यूनिट न्यूटन प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख तो दिया, लेकिन इसको डिराइव करके बताइए, है ना, कैसे आया ये चीज़। तो ये कैसे आया इसके बारे में आप लिखेंगे। चलो बोले, चलो ध्यान से, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, when 1 Newton of force, when 1 Newton of force is applied on the area of 1 meter square, in perpendicular direction, full stop, then THEN, then the SI unit of pressure, will be इस प्रकार से लिखिएगा, will be 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिए पहले, will be, ये इतना लिखिए, लिख दिए, है ना। उसके बाद लिखिए that is, THAT, that is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 1 जो हमने लिखा, क्या इसका कोई वैल्यू है क्या? कुछ वैल्यू नहीं है ना। तो यही चीज आपका ये बन गया, समझ गए बात को, वही हो गया आपका SI यूनिट। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन अब मेरे मन में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको और बना दिया जाए। ये तो आपने डिफाइन किया SI यूनिट प्रेशर का, है ना। एक क्वेश्चन बताते हैं कि प्रेशर के ऊपर यदि सवाल आ जाए तो आप किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए एक सवाल हम बता रहे हैं आपको, लिखिए। सवाल है, बोले, सवाल नंबर 2 है, ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। सवाल बता रहे हैं, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied to an object, a force of 100 Newton is applied to an object of area 2 meter square, full stop, calculate the pressure, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन बना दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे लिख ही लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। और सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहली बात, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस फोर्स का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, थ्रस्ट दिया हुआ है। वेरी गुड, फोर्स ही है, थ्रस्ट बोलो या फिर फोर्स बोलो, बात सेम है। तो फोर्स आपका वहां पे दिया हुआ है, यानी कि आपका थ्रस्ट वहां पे दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन, है ना। तो आप यहाँ पे F बराबर 100 न्यूटन लिख लीजिए, यानी कि फोर्स आपका 100 न्यूटन दिया हुआ है और यही फोर्स आपका थ्रस्ट है। तो आप थ्रस्ट बोलो या फिर फोर्स बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया, उसके बाद एरिया कितना दिया हुआ है, यानी कि वो जो 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उस पे लगाया जा रहा है ना। तो एरिया का आप वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे, एरिया बराबर 2 मीटर स्क्वायर, है ना। ये चीज दिया हुआ है आपका, तो क्या अब प्रेशर नहीं निकल जाएगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, है ना।
प्रेशर बराबर ट्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट बाई एरिया यानी कि फोर्स बाई एरिया, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि P बराबर F बाई ए होता है, यानी कि प्रेशर बाई फोर्स बाई एरिया, है ना। और ये फोर्स आपका थ्रस्ट कहलाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई 100/2, है ना, कितना 50, है कि नहीं। तो 50 क्या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसके बदले में आप P और A भी लिख सकते हैं, बस सिंपल सी बात। तो आपको मन कर रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखने का तो वो लिखिए, या फिर आपको PA लिखने का मन कर रहा है तो आप वो लिखिए, क्योंकि आपने तुरंत यहाँ पे पढ़ा था कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर आपका P और A भी हो सकता है। हो गया, कोई समस्या इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक सा सवाल जो कि लगभग आप देखते ही बना देते, है ना। इससे भी थोड़ा टफ सवाल हम लोग लेंगे, तब लेंगे जब हमारा क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा तब, है ना। कोई डाउट इसमें। लेकिन आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रेशर का सवाल कैसे बनता है ना। और हमेशा याद रखिएगा, और हम लगभग आपको हर बार क्लास में कहते हैं कि जब भी आप फिजिक्स का और खास करके मैथ का जब भी सवाल सॉल्व करें तो उसके लिए यूनिट जो उसका है वो जरूर लिखें, है ना। जैसे यदि मान लीजिए आप यहाँ पे केवल 50 लिख के छोड़ देते तो टीचर का गुस्सा यहीं पे उतर जाता, सारा कुछ सही होता, सही एकदम पूरा खुश होकर आपके कॉपी चेक कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे आते आते उनका दिमाग पवा जाता। ये सब चीज़ तो किया लेकिन बेसिक सा काम नहीं किया, ये यूनिट नहीं डाला, है ना। तो यूनिट हमेशा ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हालांकि टीचर जानता है कि यहाँ पे कौन सा यूनिट आना है, लेकिन फिर भी आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि किस प्रकार से लिखना है कि नहीं। चलिए, तो क्या डाउट है इसमें, समस्या कुछ। तो इसमें भी आपके पास 2 सवाल हो गया, है ना। चलिए, अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक बता दे रहे हैं, बिल्कुल हम लोग लाइन से ही चल रहे हैं, कोई टॉपिक तो छोड़ ही नहीं रहे हम लोग। अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बुआयंसी है, फिर से आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद आपका रिलेटिव डेंसिटी है, उसके बाद फिर हमारा चलेगा क्वेश्चन बनाने का सिलसिला, ठीक है ना। चलिए, क्लास ओवर किया जाए। चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।